नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस कविता पर चर्चा करने वाले हैं वह राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता है। और इस कविता में देशभक्ति से ओतप्रोत कवि ने भारतीयों के ओज, परोपकारिता और सभ्यता का वर्णन किया है। कविता का शीर्षक है महत्ता। आधुनिक युग में मैथिली शरण गुप्त के काव्य में सामाजिक समरसता के प्रसंग बहुत अधिक हैं। वे हमारे अतीत को अपनी कविता में स्पष्ट करते हैं कि हमारा अतीत पारस्परिक सद्भाव से ओतप्रोत था। भारतीय मृत्यु में भी अमरता के दर्शन करते थे। संभवतः दुनिया का ऐसा पहला राष्ट्र है जो मृत्यु में भी अमरता के दर्शन करने वाला था। भारतीय सदा से ही शिक्षित और सभ्य रहे हैं। यद्यपि महाभारत का समर हुआ और लोग मानते इसके बाद हमारा अवसान हुआ था, लेकिन यूनान जैसे देशों को भी हमने सभ्यता का पाठ पढ़ाया। अन्य देश हमारी सभ्यता और प्रगति को देखकर अचंभित रहे हैं। भारत देवताओं के स्वर्ग से भी अधिक उन्नतशील है, ऐसा कवि का मानना है। कविता की कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं। जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे, वे लोग या तो अज्ञ हैं या पक्षपात जता रहे। यदि हम अशिक्षित थे कहें तो सभ्य वे कैसे हुए? वे आप ऐसे भी नहीं थे आज हम जैसे हुए। कवि भारत के प्राचीन गौरव का बखान करते हुए भारत को उच्च स्थान पर सुशोभित करने की बात कर रहे हैं कि वास्तव में भारत बहुत ही उच्च स्थान पर है। जो देश प्राचीन काल से ही भारत को असभ्य और अशिक्षित बताते आए हैं, वे या तो हमारी सभ्यता से अवगत नहीं हैं, उन्हें हमारी सभ्यता का भान नहीं है कि हम वास्तव में है क्या, या फिर उनकी दूसरी सोच भी हो सकती है। वे पक्षपात से ग्रसित होने के कारण ऐसा कह रहे हैं। कई बार ऐसा होता हम जब नहीं जानते हैं और इसीलिए कम समझ लेते हैं, और ऐसा भी हो जाता है कि हम पक्षपात कर रहे होते हैं, तो दूसरे देश भी भारत के बारे में ऐसी भावना रखते हैं। यदि हम अशिक्षित थे तो वे फिर कैसे सभ्य हो सकते हैं, क्योंकि भारत से ही विविध प्रकार के ज्ञान अन्य देशों में पहुंचे। हम जितने सभ्य और ज्ञानी आज हैं, वे लोग स्वयं पहले उतने सभ्य और जानकार नहीं थे। दोस्तों, आगे कवि कहते हैं कि ज्यों ज्यों प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों हमारी उच्चता पर ओप चढ़ती जाएगी। जिस ओर देखेंगे हमारे चिन्ह दर्शक पाएंगे, हमको गया बतलाएंगे जब जो जहां तक जाएंगे। कवि ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि ज्यों ज्यों प्राचीनता की खोज होगी, त्यों त्यों भारत की महानता का पता लगता जाएगा। अर्थात हम पूर्व से ही, बहुत प्राचीन काल से ही बहुत अग्रणी रहे हैं, विश्व गुरु रहे हैं। तो जितनी जितनी खोज होती जाएगी और हमारे इतिहास के बारे में जब अन्य देशों को पता चलेगा, तो वास्तव में उन्हें स्वीकार करना होगा कि हम भारतवर्ष जो है कितना महान देश है। जैसे जैसे प्राचीनता की खोज होती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारी उच्चता अर्थात हमारी श्रेष्ठता के प्रमाण मिलते जाएंगे, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों को पता ही नहीं है वास्तव में भारत कितना महान है। क्यों? क्योंकि भारतीय इतिहास उनके पास नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। धीरे धीरे जानकारी होती जाएगी और भारत को वो विश्व गुरु के रूप में स्वीकार करते जाएंगे। जहां भी वे लोग देखेंगे, भारतीयों के पदचिन्ह वहीं पर पाएंगे और संसार के सामने ये घोषणा करेंगे कि भारतीय वहां तक जा चुके हैं। हम सभी को विदित है कि जिस पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ रहे होते हैं, वो वास्तव में बौधायन ने पहले से ही सिद्ध की होती है। परमाणुवाद के बारे में बात करें तो भारतीय वैज्ञानिक पहले भी ऋषियों के रूप में थे। तो इस तरह से देखेंगे कि भारतीय पहले से ही अपनी श्रेष्ठता साबित कर चुके हैं, लेकिन संसार के दूसरे देश इस चीज को नहीं जानते हैं। आगे कवि कहते हैं कि पाए हमी से प्रथम सबने अखिल उपदेश हैं, हमने उजड़कर भी बसाए दूसरे बहुदेश हैं। यद्यपि महाभारत समर था मरण भारत के लिए, यूनान जैसे देश फिर भी सभ्य हमने कर दिए। इसमें यह भी बताया है कवि ने कि भारत के लोग और प्राचीन समय से ही बड़े परोपकारी और धैर्यवान रहे हैं और दूसरों को अपना ज्ञान देने में कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने ज्ञान को बांटा है। सभी देशों ने भारत के ऋषि मुनियों के उपदेशों से प्राचीन काल से ही लाभ पाया है, लाभ मिला है सभी देशों को। भारतीयों ने अपनी परवाह ना कर परोपकार किए हैं। कभी भी भारतवर्ष के जो विद्वान थे उन्होंने ये परवाह नहीं की हमारा नुकसान हो रहा है,
और उजड़े हुए देशों को पुनः बसाने का भी काम किया है। यद्यपि प्राचीन काल में महाभारत का युद्ध एक प्रकार से भारत का सर्वनाश का युद्ध था, परंतु फिर भी हम पुनः स्थापित हुए और अपने आप को स्थापित ही नहीं किया, परंतु दुनिया के अन्य देशों को भी शिक्षा दी और सभ्यता और प्रगति का मार्ग भी हमने प्रशस्त किया। यूनान जैसे देशों ने, जिन्होंने हमसे संबंध रखे, यूनान जैसे देशों की सभ्यता भी भारत की ही देन है, ऐसा माना जाता है। भारत ने यूनान को सभ्य बनाने में अपना बहुत योगदान दिया है। तो साथियों, है क्या कि हम यद्यपि महाभारत काल में बर्बाद हो गए थे, सर्वनाश के वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को स्थापित किया और यूनान जैसे देश को हमने शिक्षित करने में, तरक्की देने में भूमिका अदा की। आगे कविता की कुछ बोल इस तरह से हैं। हमने बिगड़कर भी बनाए जन्म के बिगड़े हुए, मरते हुए भी हैं जगाए मृतक तुल्य पड़े हुए, गिरते हुए भी दूसरों को हम चढ़ाते ही रहे, घटते हुए भी दूसरों को हम बढ़ाते ही रहे। सामान्य रूप से देखा जाता है कि जब व्यक्ति स्वयं नुकसान में होता है, बर्बाद हो रहा होता है, या वो उस स्थिति में नहीं होता, तो वो दूसरों की सहायता नहीं करता, खुद अपने में लगा रहता है। लेकिन ये भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष के विद्वान जो हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा। कभी ने यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया कि हमने गिरते हुए भी दूसरों को उठाया, हमारे अंदर परोपकार की भावना रही, सब लोगों को हमने ज्ञान देने का काम किया और भारतवासियों ने बिगड़े हुए लोगों को सुधारा है। हम भारतवासी स्वयं की हालत ना देखकर मृत समान लोगों को जागृत कर जीने का सुख प्रदान करने का काम करते रहे, गिरते हुओं को हम ऊपर चढ़ाने का काम करते रहे और आगे बढ़ाते रहे, और स्वयं पीछे रहकर भी दूसरों का मार्गदर्शन करने का प्रयास करते रहे। यहाँ पर ये भारतवर्ष की जो सोच है वो ये रही है कि किसी भी तरह से हम भले ही पीछे रह जाएं, लेकिन दूसरों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे ऐसे सिद्धांत रहे। हमारे पूर्वजों ने हमेशा ही भारतवर्ष के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं पीछे रह गए, लेकिन दूसरों को आगे जाने दिया और उनका मार्ग प्रशस्त किया, उनकी तरक्की में साधक बने, कभी भी किसी के मार्ग में रुकावट नहीं बने। आगे के कविता के जो पंक्तियां हैं, कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे अज्ञान से, कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसे, यद्यपि वो हंसे लेकिन अज्ञानतावश, वे आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी हैं हमारे भक्त कल होंगे वही, जो आज व्यर्थ विरक्त हैं अनुरक्त कल होंगे वही। बहुत अच्छे बोल कवि ने कि भारतवासी किस तरह से उदार प्रवृत्ति के होते हैं। यद्यपि अतीत के समय में कल जो हमारी सभ्यता पर जिनको पता ही नहीं था, जिनको विदित ही नहीं था कि आखिर भारतवर्ष का प्राचीन गौरव क्या है, वो हमारी सभ्यता पर हंसते थे। और जब बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, शोध हुए, तो वो हमारे अनुसंधानों को देखकर अब लज्जित हो रहे हैं, स्वयं ही शर्मिंदा के शिकार हो रहे हैं। जो देश आज हमारे मित्र हैं, जो देश हमें समान समझते हैं, जो हमारे मित्र हैं, यद्यपि अच्छा है, लेकिन वो भी हमें पूरा नहीं जान पाए और वे भविष्य में हमारी प्रगति को देखकर हमारे भक्त बन जाएंगे। कवि का ऐसा मानना है। वो इसलिए कि प्राचीन गौरव और प्राचीन शोध जो होंगे, उनके परिणाम स्वरूप जब हमारी तरक्की के बारे में उन्हें पता चलेगा तो वो हमारे भक्त बन जाएंगे। आज भले ही मित्र हैं, आज जो लोग हमें व्यर्थ का समझकर जो विरक्त हैं हमसे, जो हमसे दूर हैं, वो वास्तव में दूर नहीं रहेंगे, वे भविष्य में हमसे प्रेम करने लगेंगे। अर्थात जो मित्र हैं वो भक्त बन जाएंगे और जो विरक्त हैं वो हमसे प्रेम करने लगेंगे। तो साथियों, इस तरह से हमारे देश का गौरव निरंतर बढ़ता जाएगा, आगे होता जाएगा। आगे की पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं कि सब देश विद्या प्राप्ति को सतत यहाँ आते रहे, सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे। है धन्य भारत वर्षवासी, धन्य भारत वर्ष है, सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। कवि ने भारत की महानता के कारण भारतवासियों को और भारत को धन्य कहा है। सब देश, सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा से जो महाविद्यालय थे, वहाँ पढ़ने के लिए चीन, यूनान और जापान जैसे देशों के नागरिक आते रहे। और जहाँ भी देखेंगे भारत के गौरव का प्राचीन इतिहास मिलता है। बस ज़रूरत है, आवश्यकता है शोध की।
सभी देशों के लोग विद्या प्राप्त करने हेतु सदा भारत में आते रहे और स्वर्ग में भी देवता भारत के लोगों के गुणगान गाते रहे हैं। आपने देखा ऋषि वशिष्ठ की चर्चा अगर कभी पौराणिक ग्रंथों में अध्ययन करें तो सारी चीज़ें मिलती हैं। भारतवासी और भारतवर्ष दोनों ही अपनी विद्या और उत्सर्ग के लिए धन्य है। भारत का अभ्युदय स्वर्ग से भी अधिक है, भारत की महानता स्वर्ग से भी अधिक है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष स्वर्ग से भी अधिक उन्नतशील है, ऐसा कवि का मानना है और विद्वान लोग ऐसा जानते हैं। तो इस कविता का जो मूल भाव है वो ये है कि भारतवर्ष को लोग कमतर समझ लेते हैं, अन्य राष्ट्र समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर शोध की कमी है। अनुसंधान जो जो होते जाएंगे और भारत अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता जाएगा और पूरा संपूर्ण विश्व ये मान लेगा कि भारत वास्तव में विश्व गुरु है। दोस्तों, कैसी लगी ये कविता की पंक्तियाँ और इसका संक्षिप्त व्याख्या? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सुझाव लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।